वेलकम बैक गाइस। आप सभी का स्वागत है भूमिका ट्रस्ट की इंटरव्यू सीरीज में। आज हम फेमिनिज्म पर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर से बात करते हैं अपनी दोस्त युक्ता शर्मा से। थैंक यू सो मच युक्ता कि आपने इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात सबके सामने रखी। सो युक्ता, आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट हमेशा ये समझा जाता है कि महिलाएं बहुत ही इमोशनल होती हैं। महिलाएं हर चीज़ अपने दिल से सोचती हैं, इसलिए महिलाओं को वीक समझा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं का इमोशनल होना कहीं ना कहीं उनको शोषण का कारण बन जाता है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? लुक, अगर आपको इमोशनल स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये ना चीज आप बड़ी सुनेंगे औरतों के बारे में कि एक औरत को समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक औरत को आप समझ नहीं सकती, लेकिन मेरा मानना है कि एक औरत को समझा क्यों नहीं जा सकता। आप इसके पीछे का अगर रीजन देखेंगे ना, तो स्टार्टिंग से ही ना औरतों को अपनी इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर वोकलाइज करना नहीं सिखाया जाता। हमें हमेशा बोला जाता है कि बेटा कुछ हो रहा है तो सहो, कहो मत। कुछ आप अपनी फीलिंग्स है तो आप उन्हें जाहिर मत करो, कोई सोसाइटी क्या कहेगी। या अब मैं हरासमेंट की लेकर बात कर रही हूँ, अगर किसी के साथ फिजिकली हरासमेंट होता है, लाइक बस में ईव टीजिंग होती है या कुछ भी होता है, हमारी मदर्स यूजुअली हमें चुप कर देती हैं। हमें कभी वोकलाइज करने देती ही नहीं हमारे इमोशन, और ये ट्रेनिंग हमें स्टार्टिंग से ही मिलने लगती है, बचपन से ही। हमें स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है शांत रहना। हमें स्टार्टिंग से, अगर मैं देखूँ एकदम माइनर माइनर सी चीजों पे अगर मैं ध्यान दूं ना, तो जब एक भाई बहन में भी लड़ाई होती है, तो उसमें भी माँ जो होती है ना, एक अपनी बेटी को ही शांत करती है कि तू शांत हो जा, तुझे शांत होने की ज्यादा जरूरत है, तुझे अपना गुस्सा काबू करने की ज्यादा जरूरत है। क्यों एक लड़की को ही गुस्सा काबू करने की और शांत होने की जरूरत है? क्यों वो अपने इमोशंस नहीं जाहिर कर सकती? क्यों जब उसे गुस्सा आ रहा है तो वो कुछ कह नहीं सकती? क्यों? क्योंकि उसको शादी करके एक्चुअली में दूसरे घर जाना है। तो हमारा ये रीजन है कि लड़कियां फिर अपनी ना इमोशंस को कहीं ना कहीं दबाने ही लगती है, वो स्टार्ट कर देती है अपनी, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें कहना नहीं है कुछ। ट्रेडिंग हमें इस तरह से मिल जाती है कि अपने इमोशंस हमें एक्सप्रेस नहीं करने हैं, वोकलाइज नहीं करना है अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को। पहली बात तो हमें कोई मैटर ही नहीं करते हमारे ओपिनियंस एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, क्योंकि एक औरत को बेवकूफ समझा जाता है, एक बेवकूफ का टैग दिया जाता है कि एक औरत में बुद्धि नहीं होती है, कि वो इतनी कैपेबल इनफ है कि वो कोई भी डिसीजन ले सके या डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में काम कर सके। तो इसीलिए उसके ओपिनियंस को ध्यान नहीं दिया जाता, उसके ओपिनियंस क्या है, उसके पर्सपेक्टिव क्या है। नो मैटर कितना अच्छा पर्सपेक्टिव है, लेकिन स्टिल उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम ये कहेंगे कि लड़कियों को इमोशनली कभी भी वोकलाइज होने का तरीका सिखाया नहीं जाता, और ना ही उन्हें होने दिया जाता। तो एक मोमेंट ऐसा आता है, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जहां वो अपने आप को कहना या सुनना, अपने आप के बारे में कहना छोड़ देती हैं। तो इसीलिए ना हमारे लोगों ने फिर हम वही चीज हमारे अगेंस्ट यूज करके कह दिया कि औरत जो है वो इमोशनली वीक होती है, या औरत जो है वो इमोशनली, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो वीक है। तो ये सारी चीजें सोसाइटी ही हमारे साथ करती है, और जब हम वही चीज को एडहर कर लेते हैं, उसी चीज पे एडहर हो जाते हैं, तो फिर वो वापस हमारे अगेंस्ट यूज हो जाती है। तो अगर हम देखें, कहीं से भी एक औरत बची हुई नहीं है, उसको सब जगह से ही मार पड़नी ही है, तो पड़नी ही है। तो इसीलिए उसके इमोशन स्टेट को ना, इमोशनल स्टेट जैसा वो खुद बनाते हैं, उसी इमोशनल स्टेट को यूज करके एक औरत को ही डिग्रेड कर देते हैं। आई एम परफेक्टली एग्री विद यू युक्ता। बट मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगी कि इमोशन में भी ना जो एग्रेसिवनेस होती है, हम्म। उसके लिए बॉयज को, मेल्स को परमिशन होती है। वो अपना हम्म। गुस्सा दिखा सकते हैं, अपने इमोशन से गुस्सा दिखा सकते हैं। लेकिन हम्म। जितने भी सैड चीजें होती है वो सारी वुमेन से जोड़ दी जाती है। हम्म। तो वो इसीलिए नहीं, कंटिन्यू। नहीं नहीं बोल। वो इसीलिए जोड़ दी जाती है क्योंकि एक औरत के लिए ना शालीनता शब्द और शर्म शब्द ना जोड़ दिए जाते हैं बचपन से, कि एक औरत या तो शालीन हो सकती है, या शर्मीली हो सकती है, या भावनात्मक हो सकती है। वहीं एक आदमी के लिए ना ऐसे शब्द अग्रेसिव हो गया, और हम कहेंगे कि गुस्सैल हो गए और पावरफुल हो गए, ये शब्द यूज किए जाते हैं एक आदमी के लिए। अगर हम कलर डिस्क्रिमिनेशन देखें, कभी आप कलर पे ध्यान दें, तो लड़कों के लिए ब्लू और रेड कलर होते हैं, लड़कियों के लिए पिंक कलर होता है, और लाइट ग्रीन कलर होंगे, एंड ब्लू, मतलब ब्लू में भी स्काई ब्लू कलर्स होंगे। ये क्या है? अगर आप इनके कलर साइंस के ऊपर जाएं, तो रेड कलर किसको शो करता है? रेड कलर शोज डोमिनेंस।
वही क्या? पिंक कलर शोज शाइनेस, पिंक कलर शोज सॉफ्टनेस, सेरेनिटी शो करती है पिंक। तो अब हम देखेंगे कि आप ये देखो, अगर डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करेंगे या हम बात करें कि एक औरत एक और आदमी के बीच में अंतर की, तो एक कलर तक को भी नहीं छोड़ा है सोसाइटी ने। उस कलर तक का भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है कि एक औरत का कलर ये है और एक आदमी जो है वो इस कलर में ही रहेगा, या वो उसके यही कलर है, मेल कलर्स ये है। तो इमोशंस को मैं ये कहूंगी, इमोशंस में साथ भी ये खेल है। इमोशंस भी डिवाइड कर दिए गए हैं कि अगर आप रोते हो तो आप फीमेल हो, नहीं रोते हो तो आप एक आदमी हो। ये मैं मेल्स के लिए भी बात ये बोल रही हूँ, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम एक आदमी को रोने नहीं देते हैं, हम एक आदमी को ही बोलते हैं भाई ये तो रो रहा है, ये लड़की है। क्यों भाई, रोना इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लड़की। भाई लड़कियां ही केवल राइट नहीं है लड़कियों के पास रोने का, ठीक है, इमोशन सबके होते हैं, सबको फीलिंग्स होती हैं, सबको हर्ट होता है। तो जो उसमें पे हर्ट होता है आप रो सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है आप मेल है तो आप नहीं रोगे, आप बहुत ज्यादा एक अलग ही आप में एक वेलर है तो आप उस नहीं आप रो सकते। ये भी देखिए आदमियों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो भाई जैसे मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कही थी बात, कि फेमिनिज्म जो है वो सिर्फ हमारे विमेन्स तक लिमिट कर देता है, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन हम सिर्फ विमेन्स को देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि आदमियों के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन होता है, आदमियों के साथ भी इमोशनल हरासमेंट होता है, जैसे आज अभी मैंने एग्जांपल दिया। तो इमोशंस हमने खुद डिवाइड कर दिए सोसाइटी ने कि एक औरत केवल शाय हो सकती है। Yukta, this is the one of the reason I say you are unique and impressive in your thoughts. थैंक यू। तो मैं अब एक बात बताओ, मैं इस सब से हट के चलो एक बात आपकी लाइफ पे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लाइक बिकॉज यू आर ह्यूमन वुमेन तो आपको कुछ डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा हो उसकी वजह से any sort of discrimination on base of your gender in university, school or college? I have not experienced such discrimination because जो मेरे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं लकीली वो बहुत अच्छे रहे हैं। लकीली वहां पर एक्चुअली जो मेरे कॉलेज हुआ है और जो मेरा यूनिवर्सिटी थी एंड और जहाँ मेरे से मेरी स्कूलिंग है वो सब गर्ल्स स्कूलिंग थी। तो वहां पे मेनली गर्ल्स ही पढ़ती थी, तो ऐसा कुछ हमने देखा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इतने लाइक क्लोजली कभी नहीं देखा। बट हाँ मैं एक चीज कहूंगी, बीइंग अ वुमेन इन माय हाउस होल्ड, मैंने एक चीज जरूर देखी कि लाइक बीइंग ऑनेस्ट, आई एम वेरी एग्रेसिव, आई एम लिटिल एग्रेसिव एक्चुअली, कि थोड़ा एग्रेशन है मेरे अंदर। वही मैं देखती हूँ जब मेरा एग्रेशन बाहर आता है तो माय फैमिली ऑलवेज टोल्ड मी कि मुझे शांत रहना चाहिए, लड़कियां शांत अच्छी लगती हैं, लड़कियां शाय बहुत अच्छी लगती हैं, जब लड़कियां गुस्सा कम करती हैं तो वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं कहूंगी ये टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैंने जरूर झेला है। एंड सेकेंडली वही फ्रीडम वाला, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि फ्रीडम से रिलेटेड मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखा है कि मेरे घर के जो मेरे भाई वगैरह हैं उनको ज्यादा मैं कहूंगी खुली छूट दी जाती है बजाय लड़कियों। और साथ में वही जैसे मैंने बताया इमोशंस को लेकर के, लाइक लड़कियों का अग्रेसिव होना, उनका या तो अग्रेसिव होती है ना तो उनको बड़ा वो टॉमबॉय वाली इमेज बड़ी क्रिएट कर दी जाती है, क्योंकि लड़की अग्रेसिव है तो वो एक टॉमबॉय है। एंड वो टॉमबॉय वही वापस से वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की तरफ हम लोग इशारा कर देते हैं। वही फिर हम लोग उसको नॉर्मलाइज नहीं करते कि अगर इफ ओके, इट्स ओके इफ यू आर अ लेस्बियन और इफ यू आर गे, हमारे लिए नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है इस चीज को। लेकिन वही हम अगर कहते हैं अग्रेसिव है एक लड़की तो वो टॉमबॉय है, तो भाई एक लड़की तो ऐसी नहीं होती है तो वो ऑब्वियसली लड़की नहीं होगी। तो इस तरह का मैं कहूंगी कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन जरूर देखने को मिले हैं, जो कि एक्चुअली में कंसिडर कर ही नहीं जाते कि डिस्क्रिमिनेशन है। अगर मुझे ये सीख दी जाती है कि मुझे अग्रेसिव नहीं होना चाहिए या मुझे थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, तो वो इसलिए कहा जाता है कि ओके फाइन, आपको गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ओके, गुस्सा अगर एक औरत की सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो गुस्सा एक आदमी के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये चीज काश मैं कोशिश, मतलब मैं सोचती हूँ ऐसा कि एक औरत को ये सीख देने से पहले अगर काश एक आदमी को भी ये सीख दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो युक्ता आप जो कह रही हैं तो उस हिसाब से क्या आप एक बताएंगे कि टॉम बॉय को क्यों एज अ नेगेटिव माना जाता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा नेचर थोड़ा एग्रेसिव है या हमारा नेचर थोड़ा बॉयज से फेमिलियर है तो वी आर समथिंग डिफरेंट?
वो इसीलिए ना कि देखिए, सब मैंने बोला कि रूट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, हम लोगों ने उनको नॉर्मलाइज नहीं किया। आज भी अगर हम देखेंगे सेक्शन 377 कहाँ 2018 में पास हो गया था, एंड इवन आज भी वो चीज नॉर्मलाइज नहीं हुई है। आज भी लोग किसी भी गे या किसी भी लेस्बियन या किसी भी एसेक्सुअल या बायसेक्सुअल को देख के आज भी उनका वो बिहेवियर है, आज भी वो बहुत ही आई विल से कि बहुत ज्यादा डिस्गस्ट के साथ उन्हें देखते हैं, कि लाइक उनका ये फीलिंग होता है कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करना, इनको एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, उनका एग्जिस्टेंस ही खराब है सोसाइटी में। आज भी लोगों की यही थिंकिंग है। स्टिल हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं साइंस एंड टेक में, हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, इतने सारे स्पेस में हमारा डेवलपमेंट हो गया, बट स्टिल आज भी हम यहाँ पीछे हैं। तो शायद इसीलिए एक औरत का अग्रेसिव होना और जो उसके कुछ ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, अगर वो फेमिलियर है मेल से, तो उसको टॉम माना जाता है। और टॉम मान के मैं तो ये कहती हूँ, अगर एक लड़की के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं भी लड़के जैसे, या वो अग्रेसिव भी है, या वो बहुत ज्यादा ओपन अप भी है, या वो बहुत ज्यादा बोलती भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है अगर हम उसे टॉम बॉय कहने लगेंगे या हम उसको टॉम बॉय कह करके ही एड्रेस करेंगे। ओके, अगर वो एक लड़की अग्रेसिव है तो वो एक लड़की ही रह सकती है, एक लड़की अग्रेसिव भी हो सकती है, ये हमने नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ। हम लोगों ने ये नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ कि एक लड़की ओपन अप हो सकती है अपने थॉट्स के बारे में। अगर हम देखें अपनी सोसाइटी में कुछ लड़कियां जो बहुत जल्दी फटाक से बोल देती हैं, उनको कोई डर नहीं होता बोलने के लिए, उनको बड़ा लड़कियों को गलत निगाह से देखा जाता है, उनको समझा जाता है कि ये लड़कियां किसी के घर में नहीं चलेंगी। ऐसे कुछ लाइंस बोली जाती हैं, एग्जैक्ट लाइन ये है कि किसी के घर में नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती हुई? अगर लड़की गलत चीज के लिए आवाज उठा रही है, अगर लड़की अपने साथ गलत होते हुए देख रही है और सह रही है और फिर उसके लिए अगेंस्ट उठ रही है, तो गलत तो उसमें कुछ नहीं है। तो ये तो अच्छी चीज है, ये तो अच्छा ट्रेट है। वही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रखा हमारे सोसाइटी। और ये मैं कहूंगी वही है कि फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट होना केवल आप विमेन से रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे भाई टॉम बॉय वाली जैसे अभी आपने बात उठाई, ये कैसे उसका कनेक्शन बन गया ना एलजीबीटी कम्युनिटी से। हमने इमोशंस की बात करी, उसका बन गया कनेक्शन मेंस के साथ भी, क्योंकि मेंस को भी अलाउड नहीं है अपने इमोशंस को जाहिर करना। तो हम ये कहते हैं जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हम केवल विमेंस की बात नहीं कर सकते, हमें सब स्पेयर को उठाना पड़ेगा, सब स्पेयर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उनके मेन रूट कॉज पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ हम विमेंस की बात करेंगे या विमेंस को लेकर बात करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इस सोसाइटी में चेंज लेके आ सके, इस सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, जो उसका डोमेन है, उसको हम चेंज कर सकें। So we have to bring a new normal. या Very well said, Yukta. So now I want to ask you that कि फेमिनिज्म जो शब्द है वो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन फेमिनिज्म का मानना है कि वो जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, और वही फेमिनिज्म शब्द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को अपने आप से अलग भी करता है। तो क्या फेमिनिज्म शब्द एलजीबीटी कम्युनिटी को हर्ट करता है? और आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हम सबके लिए जेंडर इक्वालिटी लाना चाहते हैं तो क्या उसका रास्ता फेमिनिज्म होगा या कुछ और एक स्टूडेंट होने के नाते हमारे क्या फ़र्ज़ बनते हैं, हम इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? अगर हम लोगों को जेंडर इक्वालिटी की हम बात करें कि जेंडर इक्वालिटी अचीव करना है ना, तो देयर इज ओनली वे आउट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी हम लोगों का बहुत जरूरी है। अब सोसाइटी से मेरा मतलब यहाँ पे जैसे हम फेमिनिज्म की बात करेंगे, मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगी। जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम लिटरेचर में एक चीज देखते हैं कि जब भी एक औरत की एट्रोसिटीज के बारे में बताया जाता है ना, तो वो शायद एक अगर मेल बताए तो उसका जो क्रक्स निकल के आएगा वो डिफरेंट होगा, और अगर एक औरत अपनी एट्रोसिटीज के बारे में खुद बताएगी तो उसका क्रक्स एक अलग होगा। तो हम ये देखेंगे जो बंदा खुद एट्रोसिटीज झेल रहा है, जो खुद एक्सप्लॉइटेशन झेल रहा है, वो अगर अपनी इमोशंस या अपनी जर्नी के बारे में खुद बताए या खुद अपनी जर्नी के बारे में वोकलाइज हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। सेम थिंग एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि जब हम फेमिनिज्म की बात करें, अगर मैं फेमिनिज्म को देखूं तो बहुत सारे जो हमारे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है, जैसे रेडिकल फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो उसमें से कुछ फेमिनिज्म जो है वो समलैंगिकता को भी सपोर्ट करते हैं, वो समलैंगिकता को भी साथ में लेके चलते हैं। तो मैं यही नहीं कह सकती कि फेमिनिज्म जो है वो एंटायरली केवल विमेन से रिलेटेड है या एंटायरली वो विमेन तक ही है। एक होता है आप समलैंगिकता को सपोर्ट कर रहे हैं, एक होता है कि आप उन समलैंगिकता वाले
लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि शायद जितना एक खुद वो व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अपनी जर्नी को एक्सप्रेस करेगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा अच्छे तरह से कन्वे की जाएगी। तो सिर्फ सपोर्ट करना इज नॉट इनफ, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस एलजीबीटी की कम्युनिटी को अपने अंदर, फेमिनिज्म के अंदर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इवन मैं मेंस की भी बात कर रही हूँ, अगर मेन के लिए भी कोई ऐसी कम्युनिटी बनना चाहती है या कोई ऐसी बनाना चाहता है कि हाँ मेंस के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ भी हरेसमेंट होता है, तो मेरे ख्याल से सबका इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। और सोसाइटी में सिर्फ मैं कहूंगी एक औरत ही अपने, या एक एलजीबीटी कम्युनिटी का कोई एक पर्सन ही अपने राइट्स को नहीं पा सकता खुद से, सिर्फ इवोल्यूशन करके या खुद को रेवोल्यूशनाइज करके नहीं पा सकता, जब तक यहाँ पे हर एक व्यक्ति, सोसाइटी इंक्लूडिंग मेन, कोशिश ना करे एक औरत को उसके अधिकार दिलाने में। एक आदमी को भी बहुत जरूरी है एक औरत को उसका अधिकार देने के लिए, एक औरत का अपना अधिकार मांगना बहुत जरूरी है। सेम गोज टू एलजीबीटी कम्युनिटी, उनके लिए उनको अधिकार तब मिलेंगे जब आप अपने अधिकारों को बताओगे कि हमारे ये अधिकार हैं और हम ये अधिकार मांगेंगे। तो सेकंड, पहली चीज इंटीग्रेशन एंड सेकंड चीज वोकलाइजेशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोगों को ये अचीव करना है, जेंडर इक्वालिटी अगर हमें अचीव करना है। और एज अ मतलब एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके हम कहेंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वोकलाइज नहीं होते, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस को नहीं बता सकते, या उनमें एक हेजिटेशन होती है बात करने में, उनको कुछ नहीं करना है। मैं कहती हूँ कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं लाइक आई माइट बी हिपोक्रेट अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कभी जेंडर इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करी, या मैंने कभी वो एक्सरसाइज नहीं किया। मैंने डेफिनेटली किया है, जब तक मुझे नॉलेज नहीं, जब तक मैंने एजुकेशन नहीं लिया, जब तक मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा, तब तक मुझे इसकी इंटेंसिटी ही नहीं पता थी कि ये इनइक्वालिटी एक्चुअली में होती कितनी इंटेंस है, या कितना हर्ट कर सकती है वो इनइक्वालिटी। आज जब पढ़ा है उसके बारे में तो समझ में आया कि नहीं, इस इनइक्वालिटी को खत्म करना बहुत जरूरी है, तभी आगे सोसाइटी डेवलप हो पाएगी। तो एज अ स्टूडेंट मैंने देखा कि आई ट्राई टू चेंज माई पेरेंट्स थिंकिंग, माई ग्रैंड पेरेंट्स थिंकिंग, बट आई फेल्ड, आई मिजरेबली फेल्ड। वाई? क्योंकि वो ऑलरेडी उस लेवल पे है, उनका मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल पे है जहां चेंजेस नहीं हो सकते। और एट द एंड मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर हम बीइंग अ स्टूडेंट जो हम हैं, अगर हमारी जनरेशन की थिंकिंग बदल गई, अगर हमने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया, तो ऑब्वियसली वही पर्सपेक्टिव क्या करेंगे, हम आगे पास ऑन करेंगे। ये तो संसार का नियम है कि जो आप सीखोगे वही आप आगे पास ऑन करोगे। अगर जैसे थिंकिंग हमारी है वैसे थिंकिंग हम पास ऑन करेंगे अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो मैं अपने फेलो मेट्स को, अपने साथ के लोगों को, या अपने जनरेशन के लोगों को एक ही चीज बोलूंगी, स्टॉप ट्राइंग टू चेंज एवरीवन्स थिंकिंग, क्योंकि यू कांट, हम लोग नहीं कर सकते हर किसी की थिंकिंग चेंज। हाँ, हमारे हाथ में अपनी थिंकिंग है, हम अपनी कर सकते हैं, और साथ में जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहूंगी हमारे अभी यंग जनरेशन है, जो अभी स्कूल में पढ़ रही जनरेशन है, हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम बेटर है हम अपना अगर टाइम और अपना एनर्जी उन लोगों पे लगाएं जिन पे हमें पता है कि हम उनकी मेंटेलिटी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो वो टीनेज होती है ना, उस एज में बहुत माइंड फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से आइडेंटिटी फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, और राइट वे में करा गया तो आगे आप वो देख ही सकते हैं। आज जो मैं खुद अपना कहूंगी, आज जो मेरी थिंकिंग है वो शायद इसी वजह से कि जो मेरे से पहले वाली जनरेशन थी, जो मेरे टीचर्स वगैरह थे, जो मेरे प्रोफेसर्स थे, शायद उनकी थिंकिंग इस तरह से ही, तो उन्होंने वो थिंकिंग मेरे को पास ऑन करी या मुझे पास ऑन करी, फिर आगे मैं वही थिंकिंग अपनी जनरेशन को पास ऑन करूंगी। तो इसी वे में हम कह सकते हैं कि अपनी जनरेशन की थिंकिंग चेंज करना बहुत मुश्किल है। आई मीन सॉरी, अपने से एक बड़ी जनरेशन को की थिंकिंग चेंज करना बहुत मुश्किल है। अपनी थिंकिंग आपने चेंज कर ली है एज अ स्टूडेंट, तो आप आगे फिर बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। एंड चेंज एकदम सडन नहीं होता, इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, वो टाइम लेता है, और टाइम के साथ ही चेंज आएगा। अभी अगर हम देखेंगे वही इंडिपेंडेंट इंडिया या प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें, तो कितना अंतर आया। आज 70 इयर्स हो गए हैं, बहुत चीजों में हमने बहुत अंतर देखने को मिला है, तो उसके लिए भी हमें 70 इयर्स का वेट करना पड़ा है, तब जाके वो चेंजेस आए हैं। तो ओके फाइन, अगर और 50 साल लग जाए और 70 साल लग गए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट चेंज होना चाहिए। आपका ऐसा करिकुलम ऐसा सेट होना चाहिए कि आप चेंज की तरफ ज्यादा जाएं, बजाय एक स्टेबिलिटी या कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए आपकी थिंकिंग, वो हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए समय के साथ, नॉलेज के साथ। युक्ता, थैंक यू
so much for such a fruitful discussion. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी नॉलेज लिटरेचर के ऊपर, और आपने जो अपनी थिंकिंग बताई है जैसे जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर, जेंडर इनइक्वालिटी, you and especially your unique and impressive way of thinking on not only for females but for everyone. आप ऐसे हो कि सिर्फ एक को नहीं, आप सबको साथ में लेके चलते हो, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, एंड होप आपकी थिंकिंग सिर्फ हमको नहीं ताकि सबको अच्छी लगे, और ये सबको एक नया थॉट और नया एक प्लेटफॉर्म दे सोचने के लिए, एंड दे क्वेश्चन देमसेल्फ एंड ट्राई टू मेक अ चेंज. Yeah. आपकी थिंकिंग सबके लिए एक इन्फ्लुएंस बने. आई जस्ट होप सो. थैंक यू Actually, सो we मच. need to redefine the gender equality word, क्योंकि हमने बहुत इसको एक कांस्टेंट डेफिनेशन दे देकर ना उसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है. हमें एक्चुअली रीडिफाइन करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी वर्ड को, और दोबारा से इसको इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, तो शायद हम बहुत कुछ चीजें अचीव कर सकेंगे आगे. एंड आई होप कि जो ये इंटरव्यू है आगे बहुत लोगों तक जाए और बहुत लोग इस चीज को समझें और इस चीज को फॉलो करें. यही एक मेन एम है. और मोस्टली जैसे मैंने कहा कि यंग जनरेशन जो है हमारी आज की स्कूल में पढ़ने वाली जो मेनली जनरेशन है, कॉलेज में पढ़ने वाली जो जनरेशन है, वो इस चीज को सुन के थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस होती है, तो शायद मैं ये सोचूंगी कि हमारा कंट्रीब्यूशन, आपके ट्रस्ट का कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा सोसाइटी में हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा. Very well said, Yukta. So, guys, for Yukta, for her unique thinking and for a new normal, please like and share this video for friends and family. Thank you.